हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो हम एक सुपर 25 सीरीज चला रहे हैं उसका आज 6ठा दिन है। इससे पहले इस सीरीज का हम 5 वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे भी नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है। तो आइए शानदार तरीक़ा से इस सेशन का शुरुआत करते हैं। आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस सीरीज में सभी चैप्टर से आपको मिक्स क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। साथ ही कई सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, तो कई सारे डाउट भी धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आइए अब शानदार तरीके से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं। और थोड़ा सी जानकारी के लिए बता दूं, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम सीरीज नंबर 5 में सॉल्व करा दिए हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण वो भी वीडियो है। तो सभी का लिंक हम हालांकि इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। और आज जो इस मॉडल 3 का क्वेश्चन 50 नंबर तक सॉल्व करेंगे, इसका PDF भी टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो आज जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो की भांति हम शानदार तरीका से और थोड़ा सा सुपर फास्ट तरीका से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है JFET, यानी कि JFET का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ज्वाइंट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है जंक्शन फंक्शन इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 26 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, जेफेट का जो फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, और यह जो होता है 3 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है, जिसमें जो 3 टर्मिनल होते हैं सोर्स, ड्रेन और गेट होते हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 26 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है IGBT का 3 सिरे का क्या नाम है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बेस, अमीटर और कलेक्टर होता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर गेट, सोर्स और ड्रेन होता है। तीसरा ऑप्शन है गेट, अमीटर और कलेक्टर होता है। चौथा ऑप्शन है बेस, सोर्स और ड्रेन होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 27 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। IGBT का जो 3 सिरा होते हैं उसमें से गेट, एमीटर और कलेक्टर होते हैं। तो राइट ऑप्शन हम 27 का सी के साथ चूज करेंगे। बात हुई है IGBT का, तो थोड़ा सा इसके फुल फॉर्म बता देते हैं। तो IGBT, तो आई से होता है इंसुलेटेड, जी से होता है गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका उपयोग हम AC तथा DC ड्राइव में, UPS प्रणाली में, रिले पावर सप्लाई आदि में इसका उपयोग करते हैं IGBT का। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 27 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है मोसफेट के 3 सिरे का क्या नाम है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जेफेट, IGBT, मोसफेट, ये सभी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक से हैं। तो ये सारे जो पॉइंट बता रहे हैं हम, उसे आप अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा कि कितने टर्मिनल होते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो कुछ भी इसमें से क्वेश्चन आपको कहीं भी एग्जाम में ज़रूर पूछ लेता है एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर मोसफेट का 3 सिरा आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है कलेक्टर, एमीटर, बेस होता है। दूसरा ऑप्शन है ड्रेन, सोर्स, बेस होता है। तीसरा ऑप्शन है ड्रेन, सोर्स, गेट होता है। और चौथा ऑप्शन है कलेक्टर, एमीटर, गेट होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 28 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात हुई है मोसफेट की, तो थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए। मोसफेट, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। मोसफेट का होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, और इसका उपयोग हम लॉजिक परिपथ में, ऑसिलोस्कोप में और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में उपयोग करते हैं। तो 28 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है नोर गेट का आउटपुट में यदि 1 है तो इसमें से उपयुक्त इनपुट का कॉम्बिनेशन कौन सा सही होगा।
तो यहाँ पर आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बराबर 1, बी बराबर 0, ए बराबर 0, बी बराबर 1, ए बराबर 0, बी बराबर 0 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले आपको बता देते हैं कि नोर जो गेट होता है उसका बुलिय व्यंजक क्या होता है। y बराबर जो होता है a प्लस बी होता है और उसका इन्वर्स होता है। ठीक है, तो अगर इसका a प्लस बी में अगर आउटपुट 1 है यहाँ पर, तो a और b का मान क्या होगा, तो आउटपुट में यहाँ पर 0 प्लस 0 जोड़ेंगे। ठीक है, a और b का मान 0 जोड़ेंगे, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा और 0 का इन्वर्स करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर 0 0 वाला जो ऑप्शन है सी ऑप्शन में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 29 का राइट ऑप्शन सी के साथ हम चूज कर लेंगे। और हम जानते हैं कि नोर गेट में जो होता है इनपुट का मान निम्न होने पर आउटपुट का मान हाई होता है। तो यहाँ पर हाई जो है 1 है, इसलिए इनपुट का मान भी 0 0 होगा। ठीक है, तो आसानी से समझ गए होंगे। 29 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है एक बाइनरी डिजिट दिया हुआ है, उसको डेसिमल नंबर में बदलना है। ठीक है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर पहले जो बाइनरी डिजिट दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो 0 1 0 1 है। ठीक है, अब इस पर सीरीज लिखते हैं 1 2 4 8। तो जिस सीरीज का नीचे 0 है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते, तो ये दोनों कट जाएगा। तो इस दोनों को जोड़िएगा, 4 और 1 5। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर 30 का एक ऐसा चूज करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है फुल अदर से क्या संदर्भ है। फुल अदर का क्या संदर्भ है। इस बुक में थोड़ा सा इतना अशुद्ध हिंदी दिया रहता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, इसलिए हम 31 को यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है। 32 में इस बुक में आपको इतना शुद्ध हिंदी मिलेगा कि कभी कभी समझने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हालांकि आप उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि उसका क्या पूछना चाहता है, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है एक डीसी सीरीज मोटर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसमें शुरुआत के समय में उच्च टॉर्क बल विकसित होता है। दूसरा ऑप्शन है यह बहुत तेज चलता है। तीसरा ऑप्शन है यह ज़्यादा सस्ता होता है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर यह इंडक्शन मोटर की भांति बनावट में उभाड़ खाबड़ होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 32 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। डीसी सीरीज मोटर में जो है स्टार्टिंग के समय में उच्च टॉर्क बल उत्पन्न होता है, तो इसीलिए इसका उपयोग हम ट्रैक्शन कार्य के लिए करते हैं। इस मोटर को बिना लोड के हम चालू नहीं करते हैं, नहीं तो इसका स्पीड जो है भयानक रूप से बढ़ जाता है, जिससे मोटर का वाइंडिंग का उखड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए इसे बिना लोड को हम चालू नहीं करते हैं। 32 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है एक डीसी जनरेटर में प्रयोग होने वाले कम्यूटेटर का अर्थ क्या होता है, यानी कि कम्यूटेटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है करंट का संचयन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है घाटे को कम करने के लिए, यानी कि लॉस को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। और चौथा ऑप्शन है एसी आर्मेचर करंट को डीसी में बदलने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 33 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और कम्यूटेटर को हम हिंदी में जो बोलते हैं दिक् परिवर्तक कहते हैं, और दिक् परिवर्तक जो होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर से निर्मित होता है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है पीवीसी का अर्थ क्या होता है, यानी कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, आइए देख लेते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन है पोस्ट वर्निश कंडक्टर। तीसरा ऑप्शन है ब्रेड एंड वार्निश्ड क्लॉथ। और
चौथा ऑप्शन है पॉजिटिव वोल्टेज कंडक्टर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। और पीवीसी जो होता है या नमरोधी होता है, इसका उपयोग हम मोटर या जनरेटर का बड़ा संयोजक तार में इसका उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट को। 34 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है आर्क बिल्डिंग में इनमें से कौन सा जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर का, दूसरा ऑप्शन है सीरीज जनरेटर का, तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर का और चौथा ऑप्शन है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 35 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आर्क बिल्डिंग में जो जनरेटर का प्रयोग करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसी तरह से एक मिलता जुलता प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप जानते होंगे तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आर्क बिल्डिंग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जनरेटर के जगह पर आपसे अगर ट्रांसफार्मर पूछ देगा तो वहाँ पर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे आर्क बिल्डिंग में। अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर बता दीजिएगा, अगर सही होता है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है डीसी मोटर के आर्मेचर को अस्तरित क्यों किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर अस्तरित दे दिया है, अब कई सारे इसमें लोग कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर अस्तरित का मतलब होता है लेमिनेट, ठीक है। तो डीसी मोटर का आर्मेचर को हम लेमिनेट क्यों करते हैं ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आइए इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। भार को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है इंडक्टेंस को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन है हिस्टेरिस लॉस को कम करने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 36 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। डीसी मोटर का जो आर्मेचर को लेमिनेट करते हैं एडी करंट लॉस को घटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन अभी हम सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है वेब वाइंडिंग आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मशीन में जितने खंभे होते हैं उतने के बराबर होते हैं, यानी कि पोल की संख्या के बराबर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है 2 के बराबर होते हैं, खंभा की गिनती पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि पोल की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर सेगमेंट के गिनती के बराबर होता है और चौथा ऑप्शन है आर्मेचर कंडक्टर की गिनती के बराबर होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो वेव वाइंडिंग जो होता है आर्मेचर में उसमें समानांतर पथों की संख्या जो होती है ए बराबर 2 के बराबर होती है। तो ए बराबर कितना लेते हैं, समानांतर पथ की संख्या 2 होता है। इसमें पोल की संख्या निर्भर नहीं करता है, जबकि अगर लैप वाइंडिंग पूछेगा तो उसमें ए बराबर पी होता है, जितना उसका समानांतर पथ की संख्या होगा उतना ही पोल की संख्या होता है। वेब वाइंडिंग में जो होता है इसको हम सीरीज वाइंडिंग के भी नाम से जानते हैं और इसका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं निम्न धारा उच्च वोल्टेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जबकि लैप वाइंडिंग का प्रयोग हम उच्च धारा निम्न वोल्टेज के लिए करते हैं। तो यह एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो इसके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। फिलहाल हम 37 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है यदि किसी डीसी मोटर में आर्मेचर घूमता है तो उसका ईएमएफ जो है किससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्वयं से प्रभावित होता है, दूसरा ऑप्शन है बैक ईएमएफ से प्रभावित होता है, तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल इंडक्स ईएमएफ के कारण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 38 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। डीसी मोटर में जब आर्मेचर घूमता है तो उसका ईएमएफ जो प्रभावित होता है वह बैक ईएमएफ के कारण प्रभावित होता है। तो राइट ऑप्शन हम अभी 38 का बी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है डीसी मशीन की कार्य क्षमता महत्तम कब होती है, यानी कि जो डीसी मशीन होते हैं उसकी कार्य क्षमता अधिक कब होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें हिंदी थोड़ा सा अलग तरह की लिखा गया है, हम आपको अच्छी तरीक़ा से ऐसे ही पढ़ के समझा देते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन में बोला गया है जब
आयरन लॉस मैकेनिकल लॉस बराबर होगा तब उसकी दक्षता अधिक होगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस दोनों आपस में बराबर होंगे तब उसकी दक्षता अधिक होगा। तीसरा ऑप्शन है कांस्टेंट लॉस और कॉपर लॉस दोनों आपस में बराबर होंगे तब उसकी दक्षता अधिक होती है। और चौथा ऑप्शन तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या इसमें बोलना चाह रहा है। अवांछित घाटा यदि लंबे घाटे के जितना हो तो ये इसको छोड़ दीजिए। बाकी तीन ऑप्शन में से राइट आंसर यहाँ पर जो होगा डीसी मशीन का जो कार्य क्षमता अधिकतम तब होती है, अधिकतम दक्षता तब होती है जब उसका अस्थिर हानि यानी कि वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस यानी कि स्थिर हानि आपस में बराबर होते हैं तो मशीन की दक्षता अधिकतम होती है। तो राइट ऑप्शन हम VM 39 का बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया ट्रांसफार्मर के कोर के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, दूसरा ऑप्शन है कार्बन का, तीसरा ऑप्शन है लेड का और चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन स्टील का। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 41 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर के कोर में हम सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं जिसमें सिलिकॉन की मात्रा जो होता है 7% और स्टील की मात्रा जो होता है 93% होता है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी हम 41 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर के कौन सा स्थिति महत्तम कार्य क्षमता होती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता कब अधिक होती है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर हिस्टैरिस लॉस एडी करंट लॉस के बराबर होता है तब उसकी दक्षता अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन है कोर लॉस और हिस्टैरिस लॉस आपस में बराबर होते हैं तब उसकी दक्षता अधिक होती है। तीसरा ऑप्शन है कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होती है तब उसकी दक्षता अधिक होती है। और चौथा ऑप्शन है कुल लॉस का 2/3 कॉपर लॉस होता है तब उसकी दक्षता अधिक होती है। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 42 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस आपस में बराबर होंगे तब ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है अधिकतम होती है। तो राइट ऑप्शन अभी हम 42 का सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या उपयोग होता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तेल के माप को संचालन करता है, दूसरा ऑप्शन है तेल के माप को बढ़ाता है, तीसरा ऑप्शन है ए बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 43 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर होता है उसका अन्य जो नाम होता है एक्सपेंशन टैंक होता है। जब मेन टैंक में तेल गर्म होता है तो तेल में तापमान बढ़ने के साथ उसके आयतन भी बढ़ता है और उस आयतन जब तेल का बढ़ता है तो उसको विस्तार के लिए भी यह अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, और इसमें एक ऑयल गेज लगा होता है जिससे हम तेल के स्तर को देखते हैं कि तेल कितना तक भरा है और कितना कमी हुआ है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटर का काम होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और कंजर्वेटर जो होता है मेन टैंक से जुड़ा होता है। तो ट्रांसफार्मर के पार्ट के ऊपर एक हम छोटा सा वीडियो बनाए हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिए हैं क्योंकि 10 से 12 पार्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उसके बारे में मैं बताया हूँ उसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि उसको देख लेने के बाद कई सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है बुकल्स रिले किससे सावधानी और सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट पर, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर के बाहर आउटगोइंग फीडर में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो तब सुरक्षा प्रदान करता है, तीसरा ऑप्शन है बाहरी और आंतरिक दोनों फॉल्ट के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि बुकल्स रिले जो होती है वो ट्रांसफार्मर में जब कोई इंटरनल फॉल्ट होता है तो उससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 44 का ए के साथ चूज करेंगे। बुकल्स रिले जो होता है एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति होता है। जब
ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट होता है तो अलार्म बजा करके सूचना प्रदान करता है। और इस प्रकार का जो बुकल्स रिले वाला ट्रांसफार्मर होता है वो ऑयल कूलिंग प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि बुकल्स रिले जो होता है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 44 का राइट ऑप्शन अभी हम फिलहाल ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रिड्यूस लोड के अंदर ऑक्सीजन को प्रबंध करता है। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस लोड के समय तेल को ठंडा करने के लिए इसका कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर को तेल को ठंडा करने का कार्य करता है। और चौथा ऑप्शन है बाहर की हवा अंदर आते समय नमी को ट्रांसफार्मर में अंदर जाने से रोकता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 45 का राइट ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ब्रीदर जो होता है यह एक प्रकार का ऐसा सुरक्षा युक्ति होता है जो तेल में नमी को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो नमी को सोखने के लिए उपयोग किया जाता है सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। और शुष्क सिलिका जेल का जो रंग होता है नीला होता है। तो आप सभी लोग ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। 45 का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 20 टर्न है तो उसका वोल्टेज अनुपात 220/110 है, तो सेकेंडरी में टर्न की संख्या क्या होगी। तो बेहद आसान क्वेश्चन है और छोटा सा न्यूमेरिकल है। आप लोग जानते हैं कि V2 बटा जो होता है V1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर N2 बटा N1 होता है। यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ टर्न है और V जो है वोल्टेज है। ठीक है, तो वोल्टेज का अनुपात इस सेकेंडरी में हो जाएगा V2 और ये V1 हो जाएगा प्राइमरी में। N2 हो जाएगा सेकेंडरी टर्न और N1 हो जाएगा प्राइमरी टर्न। तो यहाँ पर हमको निकालना कौन सा है, सेकेंडरी टर्न ना, तो N2 निकालना होगा। तो N2 बराबर इसको हम लिख लेंगे, इस दोनों को गुना करके इससे डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम थोड़ा सा इसको लिख करके आपको समझा देते हैं। N2 बराबर उसको हम क्या लिख सकते हैं, N2 बराबर जो लिख सकते हैं N1 गुने V2 बटा V1 हो जाएगा। ठीक है, तो N1 का वैल्यू कितना है, N1 का वैल्यू जो है प्राइमरी टर्न की संख्या 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए गुने V2 का वैल्यू कितना है, तो V2 का है 110 लिख दिए, बटा में कर देंगे V1 का जो मान है 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट यहाँ पर लिख दिए। यहाँ से 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से 10 दूना के 20 कट जाएगा। 10 टर्न जो है सी ऑप्शन में है, आप कैलकुलेट करके इसे आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और वेरी सिंपल है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। 46 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है डॉट 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 एक ऐसा उपकरण है जो पृथ्वी और अपने सापेक्षित के इलेक्ट्रिक सर्किट के इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को मापता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है मेगर, तीसरा ऑप्शन है करंट ट्रांसफार्मर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है 47 का बी के साथ चला जाएगा। मेगर एक ऐसा उपकरण है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है। तो 47 का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब 48, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है मूविंग आयरन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है केवल डीसी, दूसरा ऑप्शन है केवल एसी, तीसरा ऑप्शन है डीसी और एसी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 48 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। मूविंग आयरन का प्रयोग एसी और डीसी दोनों में किया जाता है। ठीक है, मूविंग आयरन को हिंदी में हम गतिमान लौ उपकरण के नाम से जानते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी हिंदी वर्ड भी दे देता है। ठीक है, तो 48 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है।
तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर किलोवाट होता है, दूसरा ऑप्शन है किलो वोल्ट एम्पियर, तीसरा kVAR होता है और चौथा ऑप्शन है kWh होता है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत ऊर्जा की इकाई जो मापते हैं किलोवाट आवर में मापते हैं। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है अमीटर को सर्किट में किस तरह से जोड़ा जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सीरीज में, दूसरा ऑप्शन है समानांतर में, तीसरा ऑप्शन है सीरीज या समानांतर में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 50 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। अमीटर को सर्किट के सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, तो राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। और अमीटर का रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बारे में अगर आप जानते होंगे तो इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।